स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है प्लूटो का न्याय सिद्धांत। तो आज हम प्लूटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्लूटो के जीवन के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम पढ़ेंगे प्लूटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लूटो ने न्याय पर क्या सिद्धांत दिया है जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखेंगे जितने भी विचारक हैं ना, वो आपके जीवन में आपके भी विचार बदल देंगे। आप जब इन विचारकों को पढ़ते हैं ना, सच बता रहा हूँ, आपके विचार यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है जीवन में हर व्यक्ति को विचारक के विचार ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लूटो का न्याय सिद्धांत क्या है? और आप सभी जानते हैं ये यूपीएससी जितने भी पीएसआई और ऑप्शनल के स्टूडेंट है, पीएसआईआर के स्टूडेंट है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आप यूजीसी नेट या जेआरएफ या पीएचडी में भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो भी आप लोग मेरी क्लास देख सकते हैं। मेरा नाम है रोनित सैनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थिंकर के बारे में डिटेल में बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्याय सिद्धांत। तो आ जाते हैं हम न्याय सिद्धांत पे। देखो, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ न्याय सिद्धांत क्या है इसका। देखो, आप सभी जानते हैं न्याय का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय मिले। तो ये बात आपको समझ में आई। और आपको एक और बता दूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक। तो प्लूटो ने अपने जो न्याय सिद्धांत के बारे में बताया ना, वो अपनी पुस्तक कौन सी? रिपब्लिक में बताया। रिपब्लिक इसकी सबसे फेमस पुस्तक है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि न्याय युक्त आदर्श राज्य की स्थापना हो। तो पहले समय में क्या होता था? राज्य, राज्य का मतलब होता है देश। आपको बता दूं, देश यानी देश को कैसे स्थापित किया जाए। तो देश का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस देश में न्याय की व्यवस्था स्थापित की जाए। मतलब रिपब्लिक में उसने बताया कि न्याय को कैसे स्थापित करना है। तो न्याय का इसका मेन उद्देश्य है, राज्य का मतलब देश, यानी देश में अगर कोई देश है, देश के अंदर न्याय को कैसे स्थापित करना है। तो प्लूटो कहता है, प्लूटो का मानना है कि नैतिकता, प्लूटो नैतिकता की बात करता है और कहता है कि नैतिकता के आधार पर ही हम न्याय की स्थापना करेंगे। कहता है जिस राज्य में नैतिकता स्थापित होगी और उसी राज्य में नैतिकता के आधार पर न्याय किया जाएगा। अब क्या है वो न्याय? नैतिकता का न्याय क्या है वो एक एक करके हम जान लेते हैं। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए वह किस किस तरीके से बात करता है? क्वेश्चन और आंसर में, संवाद में अपनी बातों को रखता है। संवाद का मतलब होता है कि प्लेटो से कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है और प्लेटो फिर उसका आंसर देता है। ऐसे ही फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटो से और फिर प्लेटो आंसर देता है। तो ऐसे ही संवाद में लिखा हुआ है क्या? रिपब्लिक। रिपब्लिक को ऐसे ही लिखा गया है और इसी तरीके से इसके न्याय सिद्धांत को हम जान पाते हैं। समझ में आया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का सर्वप्रथम तत्कालिक समय, एक मिनट रुको, मैं इसको दे, हाँ ठीक है, तीन सिद्धांतों का खंडन किया है। ये यूं कह रहा है कि प्लेटो से पहले हमारे विश्व में किस तरह की न्याय व्यवस्था थी? तीन तरह के न्याय सिद्धांतों पर न्याय किया जाता था प्लेटो से पहले। क्योंकि प्लेटो तो नैतिकता की बात कर रहा है, तो नैतिकता से पहले न्याय सिद्धांत कैसा था? किसी देश में न्याय को किस आधार पर तय किया जाता था, यानी देश में जो राज्य में लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को न्याय किस आधार पर मिलता था। तो ये वाली बात कह रहा है कि पहले तीन आधारों पर लोगों को न्याय मिलता था। वो तीन बेस क्या है वो जान लेते हैं। एक तो परंपरावादी सिद्धांत, तो इसके आधार पर लोगों को न्याय मिलता था। एक उदारवादी सिद्धांत, इसके आधार पर लोगों को न्याय मिलता था। और एक व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके आधार पर लोगों को न्याय मिलता था। तो प्लेटो से पहले ये तीन आधार थे जिसमें राज्य को राज्य न्याय करता था, यानी इन तीनों के आधार पर लोगों को न्याय मिलता था। ये बात आपको समझ में आई? प्लेटो से पहले। अब प्लेटो आ जाएगा तो प्लेटो अपने विचार में क्या कहेगा कि नैतिकता ही न्याय का सिद्धांत होना चाहिए। अब जान लेते हैं प्लेटो क्या कहता है। तो न्याय की स्थापना परंपराओं पर आधारित नहीं की जा सकती। ये देखो, आपको मैंने बताया ना, यहां पर किसकी बात कर रहा है? परंपराओं पर आधारित सिद्धांत। तो प्लेटो कहता है कि न्याय जो है ना, परंपराओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्लेटो इसका विरोध करता है, कहता है न्याय की स्थापना हम परंपराओं के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है। तो प्लेटो क्या कहता है कि न्याय की अवधारणा नैतिकता से संबंधित होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना,
प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है नैतिकता के आधार पर न्याय होना चाहिए, और उसका संबंध है कि नैतिकता में उग्र विचारों का कोई स्थान ही नहीं है। कहता है कि उग्र विचारों का नैतिकता में कोई स्थान ही नहीं है, हमें उग्र विचारों का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि न्याय सिद्धांत में उग्र विचारों का कोई योगदान नहीं है। अब न्याय के संबंध में वो क्या कहता है कि आदर्शात्मक सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो ये आदर्शात्मक सिद्धांत की सपोर्ट करता है और उसको स्वीकार करने की बात करता है। कौन? प्लेटो। याद रखना, प्लेटो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हैं हमारे प्लेटो जी, जिनके सिद्धांत पर आज भी रिसर्च होता है। अब आ जाते हैं न्याय सिद्धांत। ये यूं कह रहा है नैतिकता का न्याय, हमें कैसे पता लगेगा कि नैतिकता क्या है? तो उसके बारे में क्या कहता है कि मानव, अब देखो राज्य में मानव ही तो रहेगा ना, राज्य में कौन रहेगा? मानव। अगर मानव ही नहीं होगा तो राज्य कहाँ से होगा? तो ये व्यक्तियों की बात करता है। अब देखो इसमें न्याय सिद्धांत दो तरीकों से बांटा है, एक तो व्यक्तियों का न्याय और एक राज्य का न्याय। तो हम इसमें दो तरीके के न्याय की बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं व्यक्ति न्याय के बारे में, अभी डिटेल में बताऊंगा आपको क्या है। तो ये कहता है कि न्याय का मतलब आप सभी को पता है जस्टिस। जैसे हम कहते हैं ना, आज हम देखेंगे हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, कानूनी न्याय। हमारे देश में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हमारे देश में हमने किसको लागू करा? कानून के शासन को। लेकिन उस समय में कानून नाम की चीज़ नहीं थी, है ना। उस समय में सुप्रीम कोर्ट तो थे नहीं। तो उस समय में, यानी आज आप जिस रूप को देख रहे हैं, आधुनिक रूप में आप कोर्ट को देख रहे हो, तो ये सब कहाँ से आया? कौन लेकर आया इन सबको? न्याय का मतलब होता क्या है? तो ये सारी बातें इन विचारकों के सिद्धांत में हमें देखने को मिलती है। तभी तो हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन विचारकों ने अपने विचार में पहले ही ये सारी बातें बता दी है। तो कहते हैं न्याय मानव की आत्मा से संबंधित है। अब देखो ये क्या कहता है कि न्याय आत्मा से संबंधित है। कह रहा है कि आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना हमारी अंतरात्मा, आप देख लेना जीवन में आप कभी भी कोई गलत काम कर रहे हो, कभी भी कोई गलत काम कर रहे हो, तो आपकी आत्मा आपको बता देती है नहीं बेटा ये गलत काम है। जैसे आप चूहे मारने की दवाई, अपने घर में चूहे हो जाते हैं ना, तो आप चूहे मारने की दवाई ले आते हो, है ना, बेचारे चूहे मर जाते हैं उसको खा के। तो आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारे कपड़ों को काट देती है ना। तो यूँ कहता है हमारी अंतरात्मा हमें पहले ही बता देती है क्या सही है और क्या गलत। तो ये अंतरात्मा की बात करता है। अब समझ में आया आपको? कहता है मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं। कहता है मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं। क्या? एक तो बुद्धि। कहता है मानव के पास बुद्धि जरूर होती है, कोई भी मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास बुद्धि जरूर होती है। शौर्य का मतलब होता है आप ताकत से भी समझ सकते हो, साहस से भी समझ सकते हो। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम दिया हुआ है। और आगे कहता है तृष्णा का कहता है इंद्रिय तृष्णा। तो ये बात कहता है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 3 बातों की बात करता है। कहता है कि व्यक्ति की अंतरात्मा में ये 3 गुण पाए जाते हैं और इन्हीं का अनुपात है, इन्हीं के अनुपात, यानी किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है, किसी व्यक्ति के पास शौर्य ज्यादा है, किसी व्यक्ति के पास तृष्णा ज्यादा है। तो कहता है इसी के आधार पर राज्य में भी वर्गों की स्थापना होती है। अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। ये तो व्यक्ति की बात कर रहा है ना, कह रहा है व्यक्ति से ही राज्य बनता है, व्यक्ति के बिना राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अभी आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है राज्यों का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता है। कह रहा है राज्य का निर्माण, कह रहा है राज्य जो हमारा देश है ना, आप राज्य का मतलब देश से समझ सकते हैं। राज्य का निर्माण बालू और चट्टानों से नहीं होता है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया भी है, अगर नहीं बनाया तो फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है ना। ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो आप समझ जाना ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पूछना चाह रहा है। कह रहा है मानव आत्मा में 3 तत्व, जो ये कह रहा है ना कि मानव आत्मा में 3 तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। ये 3 तत्व मानव के अंतरात्मा में होते हैं। तो कह रहा है राज्यों में भी 3 वर्गों का निर्माण होता है। कहता है जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो राज्य में भी तो बुद्धि
बुद्धि वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। जिन लोगों के पास शौर्य है, तो शौर्य जिन लोगों के पास ताकत है, शौर्य है, साहस है, तो शौर्य लोगों की अलग टीम होगी और तृष्णा वालों की अलग टीम होगी। अभी एक एक करके जान लेते हैं। तो समाज में ये 3 वर्ग बनेंगे। यही 3 वर्ग आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? आगे चलकर यही 3 वर्ग बन जाएंगे। अभी तो ये व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है कि 3 प्रकार के व्यक्ति समाज में होते हैं। तो आगे यही 3 व्यक्ति आगे वर्ग का निर्माण करेंगे। तो जिन व्यक्ति के पास बुद्धि का तत्व है वो दार्शनिक बनेंगे, है ना। जिन व्यक्तियों के पास बुद्धि है तो वो दार्शनिक बनेंगे, यानी राजा बनेंगे, यानी विचारक बनेंगे, है ना। ये लोगों को शिक्षा देंगे। तो ये यूं कह रहा है, जिन लोगों के पास बुद्धि होगी वो दार्शनिक वर्ग बनेगा। समझ में आया सबको? जिन लोगों के पास बुद्धि है वो दार्शनिक वर्ग बनेगा, जिन लोगों के पास शौर्य है वो सैनिक वर्ग बनेगा, और जिन लोगों के पास तृष्णा है वो व्यापारिक वर्ग बनेगा। आपको समझ में आया? अभी दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखो, पढ़ाने को तो मैं प्लेन स्लाइड में आपको सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है फिर आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट लगा के आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक टॉपिक। तो कहता है बुद्धि और शौर्य का तत्व वाले व्यक्ति प्लेटो ने अभिभावक वर्ग कहा है। कह रहा है ये अभिभावक वर्ग होता है। कौन? जिनके पास बुद्धि और शौर्य के तत्व होते हैं वो अभिभावक वर्ग होता है। जिन व्यक्तियों का शौर्य का तत्व अधिक होता है, अब देखो क्या कह रहा है कि जिन व्यक्तियों के पास शौर्य का बल अधिक होता है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। समझ में आया? जिन लोगों के पास बुद्धि और शौर्य दोनों होते हैं वो अभिभावक वर्ग कहलाता है। और जिन व्यक्तियों के पास शौर्य अधिक होगा, कह रहा है जिनके पास अधिक बुद्धि है वो बुद्धि वाले लोग क्या करेंगे? राज्य को संभालेंगे। और जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास शक्ति है, जिन लोगों के पास शौर्य है, एक ही बात है शौर्य शक्ति, जिन लोगों के पास शौर्य की ताकत अधिक है वो व्यक्ति सैनिक वर्ग बनेगा। समझ पा रहे हो कैसे इसने एक व्यक्ति से 3 वर्ग की स्थापना कर दी? अब कहता है जिन व्यक्तियों के पास तृष्णा का तत्व अधिक है वो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग बनेगा, जो हमारे देश के लिए प्रोडक्शन करेगा। तो इसने 3 वर्गों में समाज को बांट दिया है। पहला एक वर्ग होगा जिसका नाम क्या होगा? जो बुद्धि से संपन्न होगा, जो राजा महाराजा ये लोग होंगे जो देश को संभालेंगे, वो वाला वर्ग आएगा। जो लोगों को एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, है ना, वो वाला वर्ग होगा। तो अगला वर्ग कौन सा होगा? सैनिक का वर्ग होगा। जिनके पास शौर्य अधिक होगा वो सैनिक वर्ग होगा। जिसके पास तृष्णा अधिक होगी वो कौन सा वर्ग कहलाएगा? उत्पादक वर्ग कहलाएगा। अभी आपको यहां तक समझ में आया? प्लेटो 3 वर्गों की बात करता है, यही उसका न्याय सिद्धांत है। न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। और नैतिकता किस पर आधारित है? हमारी अंतर आत्मा पर। और हमारी अंतर आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व? वो मैंने आपको बता दिया। और इन्हीं तत्वों से अब क्या हो गया? वर्गों का निर्माण हो गया। अब हमारे समाज में 3 वर्ग हो गए। जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं, कह रहा है जब ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आप समझ पा रहे हो? जैसे उत्पादक वर्ग कभी भी सैनिक वर्ग के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सैनिक वर्ग कभी भी अभिभावक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहेगा। कह रहा है जब ये तीनों वर्ग अपना काम अलग अलग करेंगे तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो पाएगी। यहां तक आपको समझ में आया? कह रहा है 3 वर्गों के हमने 3 अलग अलग कार्य बना दिए हैं और यही 3 वर्ग राज्य में रहकर अपने अपने कार्य करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी और के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर राज्य में ऐसा होता है तो राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थिर रहती है। मतलब राज्य में किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं होगी और राज्य बहुत सॉलिड तरीके से अपने राज्य को संभालेगा। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, जैसे बुद्धि आपको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए और आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो। बुद्धि, ये बुद्धि हो गई। और दूसरा क्या बताया? पहला वर्ग, पहला तो बुद्धि लिख देता हूं, थोड़ा पेन टैब है, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप समझना। साहस यानी शौर्य, आप साहस से शौर्य समझ सकते हो। और तीसरे का मतलब है तृष्णा, तृष्णा। तो ये 3 हो गए। तो बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या बनेगा? शासक बनेगा, शासक बनेगा या क्या बनेगा? शासक बनेगा या फिर क्या बनेगा? दार्शनिक बनेगा।
ये एग्जाम होगा, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दार्शनिक बनेगा और इसके पास क्या होता है, ज्ञान होता है, बहुत अधिक ज्ञान होता है। जैसे आज के समय में आप हम लोगों को देख रहे हो, हमारे पास ज्ञान है ना, तो हम एक तरह के दार्शनिक हो गए। जितने भी प्रोफेसर हैं ये सब क्या होते हैं, ज्ञान का भंडार होता है। जितने भी टीचर होते हैं इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो इन लोगों के पास क्या होती है, बुद्धि होती है। अब आ जाते हैं साहस पर। साहस में कहता है कि साहस जिन लोगों के पास है वो क्या बनेंगे, यानी जिन लोगों के पास शौर्य है, साहस का मतलब शौर्य भी है, तो साहस जिन लोगों के पास है वो क्या बनेंगे, योद्धा वर्ग बनेंगे। कौन सा वर्ग बनेगा, योद्धा। लिख देता हूं, योद्धा वर्ग बनेगा। और योद्धा वर्ग क्या होता है, इसका मतलब है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग यानी ये लोग योद्धा सैनिक वर्ग में जाएंगे। जैसे अभी इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, अभी तो कोई भी नहीं जाएगा इंडियन आर्मी में कैसे जाएगा, 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, अब कोई भी नहीं जाएगा। तो ये कह रहा है सैनिक वर्ग, समझ में आया। और जिन लोगों के पास तृष्णा है वो क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग बनेगा, जो प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये आपको समझ में आया, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया। यही यूपीएससी है और यही विचारधारा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी किसी एग्जाम में आप लोग फेल नहीं होंगे। और सबसे बढ़िया क्या, जरूरी नहीं है ये एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की बढ़ जाएगी, है ना। आज आपको पता ना लगा ना अंतरात्मा क्या होती है, आपको पता लगा, तो इस तरीके से हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। देखो क्या होता है, जब सामने वाला व्यक्ति, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति हिंसक हो, किसी भी विचारधारा का समर्थन करता हो। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने विचारधारा पढ़ी होगी, जीवन में उस व्यक्ति को देखना, कोई उसको कुछ बोल रहा है ना, मुस्कुराता रहता है, वो मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। कोई उसको कुछ भी कह देगा वो मुस्कुराता रहता है। उसको पता है कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इसके विचार बुरे हैं। आप समझ रहे हो, व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके विचार बुरे होते हैं। और वही प्लेटो क्या कहता है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक है तो भाई वो तो बुद्धिमत्ता की बात करेगा, जिस व्यक्ति के पास साहस है वो साहस की बात करेगा, जिस व्यक्ति के पास तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग बनेगा। जैसे हमारे समाज में आज भी वर्ग आप देख रहे होंगे, यही वर्ग है। बुद्धि, जिन लोगों के पास बुद्धि है वो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं सत्ता में। मोदी जी देख लो, बैठे हैं ना सत्ता पे, बुद्धि है उनके पास, है ना। और जिन लोगों के पास साहस है वो कहाँ है, सेना में भर्ती हो रहे हैं। और जिन लोगों के पास तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग है, जो प्रोडक्शन कर रहा है ना। बुद्धि, जैसे हम दार्शनिक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो बुद्धि वाले लोग होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अब आ जाते हैं इसके अगले टॉपिक पे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यूँ कहता है कि अभी आपको बता देता हूँ, ये 2 तरह के न्याय की बात करता है। कौन, प्लेटो कहता है कि हमारे राज्य में 2 तरह के न्याय होते हैं। एक तो व्यक्ति का न्याय होता है, एक तो व्यक्ति से संबंधित न्याय होता है, और एक राज्य से संबंधित न्याय होता है। अब व्यक्ति से संबंधित न्याय क्या होता है और राज्य से संबंधित न्याय क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। कहता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है। कहता है नैतिकता ही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, न कि कानूनी। कहता है यहां पर प्लेटो का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है, कानूनी रूप से आधारित नहीं है। अगर उसको लगता है कोई व्यक्ति बाद में सुधर गया है तो उसको माफी भी दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद भी, जैसे किसी ने छोटा अपराध किया है तो उसको सजा अधिक मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिक्स कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है, बल्कि नैतिकता पर आधारित है। इसलिए उसने न्याय का आधार कर्तव्य का पालन बताया है। तो प्लेटो क्या कहता है कि न्याय का जो सिद्धांत है ना वो कर्तव्य पर है। जैसा आप कार्य करेंगे, जैसा आप कर्तव्य करेंगे, वैसा ही आपके साथ न्यायिक तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। कह रहा है कि कर्तव्य पालन ही नैतिकता है। समझ में आया, नैतिकता को ये कर्तव्य से जोड़कर देखता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 वर्ग हो गए। कोई वर्ग किसी के वर्ग में इंटरफेयर करेगा तो वो गलत है, तो यानी वो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। अगर शासक वर्ग सैनिक वर्ग में इंटरफेयर करेगा या सैनिक वर्ग शासक बनने की कोशिश करेगा तो उस समय में वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और जब ऐसा करेगा तो हम उसे सजा दे सकते हैं नैतिकता के आधार पर। जब हमने पहले ही नैतिकता डिसाइड कर दी
अब कई लोगों को लगेगा ये गलत है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये भी ठीक था। अब प्लेटो का न्याय को मानव आत्मा से संबंधित मानता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आत्मा से संबंधित मानना है। व्यक्तियों के न्याय में वो आत्मा को लेकर आता है और मानव आत्मा में 3 तत्वों से निर्मित राज्य के 3 वर्गों की एकता पर बल देता है। यानी कह रहा है आत्मा में 3 वर्ग होते हैं, आत्मा में हम व्यक्तियों में 3 चीजें पाई जाती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां तक समझ में आया व्यक्तियों का न्याय। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर है? श्रम विभाजन। वो श्रम का विभाजन करता है, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है और कार्य का विशिष्टीकरण करता है। कहता है कि श्रम विभाजन कर दिया है, शासक वर्ग का अलग काम, सैनिक वर्ग का अलग काम, है ना, और जो उत्पादक वर्ग है उसका अलग काम। तो ये श्रम का विभाजन कर देता है और अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। कहता कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबका अपना अपना पर्सनल काम है। ये किसी भी व्यक्ति के काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता है। और कार्य का विशिष्टीकरण, इसने कार्य सबके बांट दिए हैं, वो वाला कार्य वो करेगा, वो वाला कार्य वो करेगा, कार्य इसने बांट दिए हैं। प्रत्येक नागरिक केवल उसी कार्य को करेगा जो उसकी आत्मा की प्रधानता के अनुरूप है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति की आत्मा में जो गुण है वो व्यक्ति वही काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग का जो विभाजन किया जाना चाहिए वो प्रत्येक नागरिक को केवल अपने वर्ग से संबंधित होना चाहिए। कहता है जिस व्यक्ति को जो काम सौंप दिया है वो व्यक्ति वही काम करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना प्लेटो? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से मेरी वीडियो देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार आप कोई भी बुक, जो भी आपके पास बुक पढ़ी हो, एक बार बुक उठा के पढ़ लेना। अभी यूजीसी नेट में, अभी पता क्या है, यूजीसी नेट में बच्चे तुक्के मार के लगे आते हैं। पहली बात तो पेपर ही लीक हो जाता है। अगर तुक्के मारी आए, मान लो आप इंटरव्यू के लिए गए तो क्या जवाब दोगे? अभी एमसीक्यू करा देते हैं सभी, मैंने देखा यूट्यूब पे, पेड क्लासों में सब कुछ ना कुछ आपको सिखा देंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्लेटो ने क्या कहा है। आप तो केवल एमसीक्यू करने वाले बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगा। और सेम यही यूपीएससी मेंस एग्जाम में होता है। जब आप यूपीएससी ऑप्शनल का पेपर लिखते हैं तब आपको समझ ही नहीं आएगा आपने लिखा क्या है, तभी इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार विचारधारा समझ में आ गई तो जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके राज्य के सिद्धांत पे। मैंने बताया ना, इसने अपने न्याय सिद्धांत को 2 पार्टों में बांटा है, एक व्यक्तियों के लिए न्याय और एक राज्य के लिए न्याय। अब आ जाते हैं हम राज्य की बात करते हैं। अब राज्य में क्या कहता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत? क्या कहता है? व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। कह रहा है व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, राज्य एक होता है ना, तो ये राज्य को ज्यादा महत्व देता है। इसके केंद्र में क्या रहेगा? राज्य रहेगा, है ना, तो ये राज्य को अधिक महत्व देता है। प्लेटो के न्याय व्यवस्था में वह व्यक्ति का नहीं, उसके वर्ग को महत्व देता है। कहता है व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वर्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो आगे जाके राज्य का निर्माण करेगा। प्लेटो राज्य को शरीर मानता है और उसका जो न्याय सिद्धांत है वो राज्य की एकता को प्राप्त करने का साधन है। वो यूं कह रहा है व्यक्तियों के अंदर जो न्याय है ना वो एक्चुअल में राज्य को स्थापित करने की एक व्यवस्था है। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय की स्थापना के लिए 2 तत्वों पर बल देता है। अब 2 तत्व कौन से हैं? एक तो एजुकेशन, आप सभी को पता है एजुकेशन, और एक क्या है? साम्यवाद का सिद्धांत। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। साम्यवाद क्या है? पत्नियों का साम्यवाद, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बड़ा शानदार है, आपको मजा आ जाएगा ये पढ़ के, है ना, आपको बहुत मजा आएगा ये वाला टॉपिक पढ़ के। अब प्लेटो के अनुसार क्या कहता है? प्लेटो क्या कहता है? अभिभावक वर्ग यानी दार्शनिक और सैनिक के गुण जिसमें होते हैं, अभिभावक वर्ग वही कहलाता है जिसमें सैनिक के भी गुण होता है, क्योंकि वो सैनिक की परीक्षा पास करके आता है। जो सैनिक की परीक्षा में फेल हो जाता है वो सैनिक रहता है, दार्शनिक की परीक्षा में फेल हो जाता है वो सैनिक रहता है। अभी इसका परीक्षा का पैटर्न भी बताऊंगा। ये पहला व्यक्ति है जिसने एग्जाम लेकर आया, अभी आपको बताऊंगा। इसकी जब एजुकेशन के बारे में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि अभिभावक वर्ग यानी कि जिसके पास सैन्य क्षमता भी है, जिसके पास दार्शनिक क्षमता भी है, उसमें सद्गुणों का विकास राज्य द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति के द्वारा आता है। कह रहा है कोई व्यक्ति के अंदर दार्शनिक गुण है, किसी व्यक्ति के पास शासक गुण है ना, सैनिक गुण है, तो ऐसा नहीं है वो व्यक्ति कामयाब हो गया। ऐसे तो सभी लोग दार्शनिक बन जाएंगे, ऐसे तो सभी लोग सैनिक वर्ग बन जाएगा। कहता है इसकी एक लंबी अवधि है। वो कैसे शुरू होती है? एजुकेशन से। तो इसका एजुकेशन सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लेटो का जो सिद्धांत
जो सैद्धांतिक बात कहता है उसमें क्या कहता है, इसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी आवश्यक है। वो कहता है जो एक नॉर्मल शिक्षा है ना, एजुकेशन, वो तो है ही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। प्लूटो के अनुसार क्या कहता है, शिक्षा के द्वारा सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाता है। कहता है जब एजुकेशन आपको मिलेगी ना, जो भी आपके अगेंस्ट गुण होंगे, जो बुरे गुण होंगे, वो समाप्त हो जाते हैं, अच्छे गुण आपके पास रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक नहीं, टॉपिक तो यही रहेगा। अब क्या कहता है, अतः अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। कहता है वातावरण अगर सही होगा तो वो व्यक्ति भी सही पनपेगा। जैसे आपने देखा हो ना, कई स्कूलों में वातावरण अच्छा नहीं होता, जिस वजह से बच्चे अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। इसलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उस समय में भी इस तरह के विचार थे कि उचित वातावरण का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषय जो साम्यवाद है उसकी व्यवस्था करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, साम्यवाद अभी आया नहीं है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कह रहा है संपत्ति और परिवार में, यानी अब जो व्यक्ति राजा होगा उसकी तो भाई परिवार भी होगा, उसकी तो संपत्ति भी होगी, लेकिन वो साम्यवाद का विचार देता है। अब साम्यवाद का विचार क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आया नहीं है, जब आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इस प्रकार प्लेटो आधुनिक न्याय के विपरीत, यानी अभी जो आधुनिक न्याय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं पर कानूनी तौर पर न्याय है, आपने देखा होगा ना, तो ये आज के हिसाब से नहीं है। आज के हिसाब से हमारा कानूनी न्याय है। आज देखेंगे भारत में क्या है, कानूनी न्याय है। तो आज हम नैतिकता के आधार पर न्याय की बात नहीं करते हैं, हम कानूनी आधार पर न्याय की बात करते हैं। लेकिन कई जगह देखा गया नैतिकता के आधार पर भी न्याय होता है। नैतिकता एवं मानव आत्मा के अनुरूप चित्रित करता है। कहता है नैतिकता के आधार पर ही काम होना चाहिए। जैसे अभी आपको बताऊं, अगर ये विचारधारा अगर यूपी के लोगों ने पढ़ी होती तो क्या आज उनको अपनी रेडी के आगे आपको लिखना पड़ता क्या कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ? आपको नहीं लिखना पड़ता ना। यही तो नैतिकता सिखा रहा है ना। वो कह रहा है नैतिक व्यक्ति होना चाहिए, अंतर आत्मा ठीक होनी चाहिए व्यक्ति की। अगर अंतर आत्मा ठीक होगी तो वो व्यक्ति भी ठीक होगा। अगर कोई किसी व्यक्ति के अंदर उसकी अंतरात्मा सही है, उसके अंदर जो वो गुण हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़कर वही कार्य करता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई? तो ये था उसका नैतिकता का सिद्धांत। अब आपको पूरा नैतिकता के सिद्धांत आपको पता लग गया, इसके न्याय सिद्धांत के बारे में पता लग गया। अब हमें इसकी आलोचना भी करनी है ना। अब हम इसकी आलोचना करेंगे, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में। अब देखो प्लेटो ने बहुत शानदार सिद्धांत बताया, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां है ना। ये आधुनिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि आधुनिक में हम नैतिकता के आधार पर न्याय नहीं कर सकते, तो हम इसकी आलोचना कर देंगे। प्लूटो का सिद्धांत व्यक्तियों के कर्तव्यों पर बल देता है, परंतु कर्तव्य जो व्यक्ति के कर्तव्य है उनके अधिकारों की अपेक्षा करता है। यानी जो व्यक्तियों के अधिकार होंगे उनके अधिकार क्या होंगे आप बताओ? ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई व्यक्ति शासक है लेकिन बाद में उसके पास बुद्धि आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है। अब आगे क्या कहता है, प्लेटो का जो न्याय का कार्य है वो विशेषीकरण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। कह रहा है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम ही नहीं कर सकता। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी है, अभिजात तंत्र का समर्थन करता है। तो ये सभी लोग, हम लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। प्लूटो की न्याय की स्थापना में कह रहा है दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्ति सौंपता है। जो दार्शनिक बन गया उसके पास असीमित शक्ति है। सोचो, न्याय का सिद्धांत वो दार्शनिक तय करेगा, किसको क्या सजा मिलेगी वो दार्शनिक तय करेगा। इस प्रकार निरंकुशता समाज में फैल सकती है। मान लो कोई दार्शनिक है और वो गलत फैसला दे देता है, तो ऐसे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, है ना। फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो कहता है अगर एक व्यक्ति के पास पावर रहेगी तो वो व्यक्ति तानाशाह बन सकता है। तो इससे आप देखेंगे तानाशाह के गुण आपको दिखेंगे, है ना। और प्लेटो की बातों में आपको तानाशाह के गुण मिलेंगे। जो दार्शनिक होगा, जो राजा होगा, वो तानाशाह भी तो हो सकता है ना। जब सारी पावर उसके हाथ में होगी तो वो तानाशाह बन सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया प्लेटो का न्याय सिद्धांत? अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। अब इसके न्याय सिद्धांत के हमने क्रिटिसाइज कर दिया, हमने इसकी आलोचना कर दी, लेकिन इसके कुछ महत्व भी तो है ना।
कुछ जरूरी बातें भी तो इसने कही है। ये राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है ना, नैतिकता की स्थापना करता है और आज के शासक व नागरिकों के लिए नैतिकता के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे देखा ना योगी जी ने कैसे कर दिया है ना, जैसे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाया गया है ना, वो कहीं ना कहीं गलत था ना, कहीं ना कहीं तो गलत था। तो नैतिकता का सिद्धांत की बात कर रहा है ये, तो ये तो अच्छी बात है। अगर राज्य में नैतिकता हो जाएगी तो लोगों के जो भेद हैं, जो एक दूसरे में आपस में लोग लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अब कहता है प्लूटो के न्याय सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व भी हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट तत्व है उसको भी जान लेते हैं। जैसे न्याय एक आंतरिक तत्व है, कह रहे हैं अंतरात्मा में, न्याय जो है व्यक्ति की अंतरात्मा से आता है और मानव आत्मा से संबंधित है, मानव में ये गुण है। तो ये सारी बातें कह रहा है, कर्तव्य पालन, अहस्तक्षेप की नीति, ये क्या है इसके जरूरी तत्व हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। तो इन सब की वो बात करता है। आगे क्या कहता है वो, एकता का सिद्धांत। आप सभी को पता है ये एकता की बात कर रहा है, सभी लोग एक होकर रहे। दार्शनिक शासक पर विशेष स्थान है इसका, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान है। यहाँ देखेंगे पूरे राज्य में तो ये दार्शनिक शासक पे सबसे ज्यादा अधिक जोर देता है। शिक्षा का साम्यवाद पर विशेष बल देता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब इसकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक हो सकता है एजुकेशन के ऊपर है, ये बहुत शानदार है। साम्यवाद को आप पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा, आप देखते रहना, अभी एक एक करके इसके सारे टॉपिक कराऊंगा। अब न्याय, अब इसके न्यायपालिका जैसे आज के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट सिस्टम कैसा था, यहाँ पर न्याय किस तरीके से मिलेगा। तो न्याय की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, स्थायी पंचायत न्यायालय यानी छोटे स्तर पर क्षेत्रीय न्यायालय, विशेष चुने हुए न्यायाधीश न्यायालय, संपूर्ण जनता के न्यायालय। तो इस तरीके से यहाँ पर न्याय की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। आज हमने पढ़ा प्लूटो का न्याय सिद्धांत। क्या पढ़ा? प्लूटो का न्याय सिद्धांत। और अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा वो हम पढ़ लेंगे। अगला टॉपिक अभी देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक है अगला? अगला है प्लूटो का शिक्षा संबंधित सिद्धांत। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लूटो ने एजुकेशन के ऊपर क्या कहा है वो भी पढ़ेंगे। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लूटो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूर्ण रूप से, आज जो एग्जाम देख रहे हो ना, यूपीएससी एग्जाम, ये एग्जाम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया? प्लूटो ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व में एग्जाम के पैटर्न को बनाया। तो प्लूटो का एग्जाम पैटर्न क्या था उसके बारे में जरूर पढ़ना, और यही आपके एग्जाम होंगे, यानी इसी बेस पे आपके यूपीएससी के क्वेश्चन बनेंगे, इसी बेस पे आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप पेपर नहीं भी देंगे, मान लो आपका ऑप्शनल भी नहीं है ना, तब भी आपको विचारधारा जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भारत में क्या पूरे विश्व में हर व्यक्ति को विचारक के विचार जरूर पढ़ने चाहिए। इतने महान विचारक है, इतने शानदार विचार है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको सोचने की, समझने की क्षमता आपकी बेहतरीन हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और सामने वाले व्यक्ति को कैसे रीड किया जाता है ये सब आपको इस विचारधारा में पढ़ने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना, और आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।